प्रशांत किशोर बिहार की हार के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से मिले, इससे तो ये जाहिर होता है कि वो कांग्रेस पार्टी में अपना इंटरेस्ट फिर से जता रहे हैं। आप कम से कम ये कंफर्म तो कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है। जी, मुलाकात हुई है। ये दुनिया वाले जी। पूछेंगे मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। अब जब मुलाकात हो गई है तो हम तो पूछेंगे कि क्या बात हुई। जो प्रशांत किशोर की ये मीटिंग है प्रियंका गांधी के साथ, उसके पीछे निश्चित तौर पर एक राजनीति है। अब वो राजनीति किस तरीके की है, किस स्तर तक जाएगी, अभी इस बारे में फिलहाल कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और ये माना जाता था कि वो जहां जिसकी मदद करते वो चुनाव जीत जाता है, लेकिन जब राजनीतिज्ञ के तौर पर मैदान में आए तब उनकी कलई पूरी तरीके से खुली और वो जमीन पे आके धड़ाम से गिरे और उनको भी एहसास हो गया कि राजनीति एक अलग चीज है और जब सलाहकार की भूमिका एक अलग अलग चीज होती है। कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि अगर पीके की कोई दस्तक भी हमें सुनाई दी तो ये भूल जाएं कांग्रेस पार्टी कि हमारा कोई सपोर्ट होगा। प्रशांत किशोर को आप पसंद करें ना करें, लेकिन आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ ये बात भी सच है, दूसरी बात एक ऐसे व्यक्ति की बन गई है प्रशांत किशोर की जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। कोई विचारधारा नहीं, वो आइडियोलॉजी लेस पर्सन। वो मोदी के साथ भी कंफर्टेबल है, वो ममता बनर्जी के साथ भी कंफर्टेबल है, वो स्टालिन के साथ भी कंफर्टेबल है, कांग्रेस के साथ भी कंफर्टेबल है और अरविंद केजरीवाल के साथ भी कंफर्टेबल है। तो उनकी विचारधारा है क्या? प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट होंगे या नहीं होंगे, मैं इस बारे में फिलहाल आई विल कीप माय माउथ शट। लेकिन उनके लिए अब कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जिसके आधार पर वो बार्गेन कर सके। उनकी नेगोशिएटिंग पावर बहुत कम हो चुकी है। Now he's negotiating from the position of weakness. नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। टू पीके और नॉट टू पीके, पीके क्या कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या नहीं, ये सवाल पिछले कई सालों से हमारे सामने है, लेकिन ये सवाल पिछले 48 घंटे में इतनी बार आया है, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। खासकर प्रियंका गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात की कोई मैं परवाह नहीं करती। कौन इस बात की परवाह करता है कि मैं किससे मिलती हूँ या किससे नहीं मिलती? और पीके खुद कह रहे हैं कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अफवाहें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और खबरों की दुनिया में अफवाह और तथ्य के बीच फासला अक्सर कम हो जाया करता है जब एक से ज्यादा लोग उस बात को कह रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास कोई भी आधार नहीं है ये कहने का कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की हार के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक धड़ा जरूर ऐसा है जो ये चाहता है कि प्रशांत किशोर की जो इलेक्शनरिंग है, यानी उनके जो इलेक्शन लड़ने का अंदाज और उनकी जो एफिशिएंसी है, उसकी कांग्रेस पार्टी को ऐसे वक्त में सख्त जरूरत है। और कहते हैं कि गम से गम को राहत होती है, यानी कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, प्रशांत किशोर की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही, उनको दोनों को करारी हार मिली। प्रशांत किशोर को तो एक भी सीट नहीं मिली, सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली। ऐसे में क्या दो हारे हुए लोग जिनके पास अपनी अपनी ताकतें हैं, अपनी अपनी कमजोरियां हैं, क्या साथ आएंगे? और सबसे बड़ी बात कि क्या प्रशांत किशोर जो रास्ता वो छोड़ आए हैं वो वापस आएंगे? और ये सब बीजेपी इस खबर को किस तरह से देख रही है, या इस अफवाह को किस तरह से देख रही है, या इसको एक अच्छा नाम देते हैं स्पेक्यूलेशन, यानी अंदाजा लगाया जाना। यानी खबर, अफवाह और खबर के बीच का जो रास्ता है वो है स्पेक्यूलेशन। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, अजय आशीर्वाद द वायर के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे अहम बात मैं इन दोनों पत्रकारों से ये पूछूंगी कि सबसे बड़ा चुनाव बिहार के बाद अब जो होने वाला है, बंगाल से भी ज्यादा वो है उत्तर प्रदेश का चुनाव। और एक बार प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे काम कर चुके हैं, तो ये दोनों के लिए कोई नया संबंध नहीं है अगर फिर से हो जाएगा। सबसे पहले अजय, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि क्या मैंने कहा कि अफवाह, स्पेक्यूलेशन और खबर, और उसके बाद ओपिनियन, जैसे कहते हैं ना इश्क के कई स्तर होते हैं, इसी तरह से खबर के भी कई स्तर होते हैं, अफवाह से शुरू होकर और जो है वो ओपिनियन तक पहुंचने तक। मुझे बताइए अभी हम किस स्तर पर हैं, हम इस खबर के किस मकाम पर है, इश्क के मकाम की तरह? जी आरफा, अभी जितने मेरे कांग्रेस के में सूत्र है वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक औपचारिक एक इनफॉर्मल सी मीटिंग थी कि आगे क्या किया जा सकता है। और प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से मिले, इससे तो ये जाहिर होता है कि वो कांग्रेस पार्टी में अपना इंटरेस्ट फिर से जता रहे हैं। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी से कुछ साल पहले 2024 के पहले कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर
का आना सिर्फ औपचारिक भर माना ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से आ रहे हैं और अभी कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगा और अचानक से उनके जो टॉक्स कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप के साथ डीरेल हो गई। डीरेल क्यों हुई? और ये हमें खबर है कि जब वो 2 साल 2022 में जब प्रशांत किशोर ने आकर 10 जनपद में लगातार 3-4 दिन तक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपना दिया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन बात आकर उस में अटक गई थी कि प्रशांत किशोर डिमांड एक स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि कोई ऊंचे ओहदे पर करना चाह रहे थे। मेरे खबर के अनुसार वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आना चाह रहे थे जिसमें सहमति नहीं हुई। राहुल गांधी का वो कहना था कि आप पहले आइए, पहले ज्वाइन कीजिए, फिर हम धीरे-धीरे आपके रोल की समीक्षा करेंगे और उस हिसाब से आपको देंगे। तो राहुल गांधी और प्रशांत किशोर में एक तरीके से सहमति नहीं बन पाई और उस समय भी मुझे जितनी खबर थी कि प्रियंका गांधी प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में लाने के लिए ज्यादा उत्सुक दिख रही थी, राहुल गांधी नहीं दिख रहे थे। एक लम्हा आप थमिए अजय, मुझे ही बताइए, आप कम से कम ये कंफर्म तो कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है? जी जी, मुलाकात हुई है और ये अभी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी है, बात वहीं पर आकर अटक जाएगी कि अगर प्रशांत किशोर अड़े रहेंगे कि मुझे उनको उस समय, बल्कि ठीक है, जब मैं अगर आती हूँ वापस। अजय, मैं वापस आती हूँ। 2022 आशुतोष से मैं कमेंट लेना चाहती हूँ। आशुतोष, ये दुनिया वाले जी पूछेंगे मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। अब जब मुलाकात हो गई है तो हम तो पूछेंगे कि क्या बात हुई? देखिए, मेरा अनुभव राजनीति का भी है और मेरा अनुभव पत्रकारिता का भी है, और दोनों में एक चीज कॉमन है कि जब दो नेता आपस में मिलते हैं या बात करते हैं तो वो कुछ भी अनौपचारिक नहीं होता, ज्यादातर औपचारिक होता है और उसमें बातचीत राजनीति पर ही होती है। इसलिए मैं ये तो मानता हूं कि जो प्रशांत किशोर की ये मीटिंग है प्रियंका गांधी के साथ, उसके पीछे निश्चित तौर पर एक राजनीति है। अब वो राजनीति किस तरीके की है, किस स्तर तक जाएगी, अभी इस बारे में फिलहाल कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर का जो एक बहुत बड़ा गुब्बारा जो खड़ा हुआ था बिहार चुनाव के समय, और हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार थी जिन्होंने ये कहा था कि दरअसल उनके पीछे उसी तरीके से भीड़ भाग रही जिस तरीके से उन्होंने 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ देखा था। और बहुत सारे लोग जो सर्वे थे ये भी कह रहे थे कि वो तो 10% क्या 22% तक भी, और दरअसल मुख्यमंत्री के रेस में एक सर्वे ने यह भी कहा था कि वो तो तेजस्वी यादव के बाद दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट हैं और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए थे। तो एक गुब्बारा जो जो बहुत तेजी के साथ उड़ा, वो आके धराशायी हो गया जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए और 3%, 3.5% का वोट उनको मिला। तो 3.5% का वोट को ऐसा वोट नहीं जिसके आधार पे वो ये बड़ा दावा कर दे कि हम अगर कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो कांग्रेस को पूरी तरीके से बदल देंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिज्ञ के तौर पर जो हैसियत थी वो इस बार स्पष्ट हो गई है। तो बिहार चुनाव के पहले वो एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर जाने जाते थे और ये माना जाता था कि वो जहां जिसकी मदद करते वो चुनाव जीत जाता है, लेकिन जब राजनीतिज्ञ के तौर पर मैदान में आए तब उनकी कलई पूरी तरीके से खुली और वो जमीन पे आके धड़ाम से गिरे और उनको भी एहसास हो गया कि राजनीति एक अलग चीज है और जब सलाहकार की भूमिका एक अलग अलग चीज होती है। और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं। दूसरी बात क्या है कि प्रशांत किशोर फेटली एम्बिशियस आदमी है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और वो किसी अपनी पार्टी में तो नंबर 1 के अलावा दूसरे को सोचते भी नहीं है, और अगर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो नंबर 2 के अलावा किसी तीसरी भूमिका में आने में उनको बहुत दिक्कत होगी। अगर आएंगे तो उससे पार्टी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, अजय, कहा यह गया था बिहार चुनाव से पहले कि अगर वो हार भी जाते हैं, और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं और ऐसी नई पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है वो हारने के लिए लड़ती है। पहला चुनाव आप हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा चुनाव दर्ज हो जाने के लिए लड़ते हैं और तीसरे चुनाव में आप जीत की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में अभी इतनी जगह नहीं है कि आप 3 चुनाव लड़ सकें, इतना पैसा कहां से आएगा? अगर ये आइडियोलॉजिकली दोनों एक प्लेटफॉर्म पे होते, प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी, तो शायद मैं सवाल कुछ और दूसरे पूछती। अब सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिर्फ इन्हीं अंदाजे और इन्हीं कयासारियों जो हैं, कयास जो लगाए जा रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर
दर्जनों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स ट्विटर पर फिलहाल अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पीके की कोई दस्तक भी हमें सुनाई दी तो ये भूल जाएं कांग्रेस पार्टी कि हमारा कोई सपोर्ट होगा, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं इनेबलर, यानी कि नरेंद्र मोदी को खड़ा करने में या उनकी सरकार यहां तक लाने में, अब की बार मोदी सरकार, ये तमाम जो नारेबाजी की, उनकी ब्रांड बिल्डिंग की और हमारे सर पर जिसको लाकर बैठाया उन लोगों के मुताबिक, उसमें प्रशांत किशोर नंबर 1 पे आते हैं। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ उनकी ठीक ऑपोजिट पार्टी में जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कम से कम कांग्रेस पार्टी कहती है, उसमें हम शामिल नहीं होने देंगे। तो पहली बात तो मुझे ये बताइए, अभी जो आशुतोष कह रहे हैं कि जो उनकी चिप है, जो उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो बिहार इलेक्शन के बाद सीधे धड़ाम हो चुकी है नंबर 1, वो इनकी ब्रांड वैल्यू नहीं है पिछली बार जब वो आना चाहते थे। दूसरी बात कि क्या वाकई आइडियोलॉजिकली दो अलग अलग धड़ों पर बैठे हुए लोग, बिहार चुनाव में भी कई बार उनकी फंडिंग पे बहुत सीरियस सवाल उठे। न्यूज लॉन्ड्री ने बाकायदा एक रिपोर्ट की कि उनकी जो डोनेशन जिस कंपनी से आई थी वो वही कंपनी थी जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को उन्होंने वो दिया था, चुनावी फंडिंग दी थी। तो ये सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि किस कीमत पर, अगर ये होता भी है तो किस कीमत पर होगा? जी, किस कीमत पर कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे नहीं, अगर उसके आते हैं, उस मैं मान के चल रही हूँ, आते मेरा अगर प्रिटेक्स्ट ये है कि आते मैं मान के जैसे कि चल रही हूँ। हाँ, जैसे कि आशुतोष सर ने भी यही कहा है कि उनका वो जो राजनीतिक गुब्बारा है अभी उनका, वो अब उनका जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो अभी सबसे कमजोर स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया था कि वो एक छाप छोड़ेंगे इस चुनाव में, बिहार चुनाव में, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन जब ग्राउंड में आप जाते हैं तो काफी सारे युवाओं से आपने बात की है, तो उन्होंने वो चुनाव में कोई आंकड़ा नहीं ला पाए, 3.5 अपना खाता नहीं खोल पाए, 3.5% वोट लेकर आए, लेकिन उनके मुद्दे जो है वो काफी ज्यादा, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो पलायन का हो, चाहे स्वास्थ्य और इनका हो, वो उनके जो मुद्दे हैं वो ग्राउंड में बातें की जा रही थी इलेक्टोरेट के द्वारा, जितने भी वोटर्स हैं उनके, जब आप बात कर रहे थे तो वो सभी यही कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो बातें उठा रहे हैं वो अच्छी बातें उठा रहे हैं, लेकिन वो अभी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अभी बाइपोलर ही चुनाव होगा, और जब चुनाव जितनी जितनी नजदीक आती गई उतनी ज्यादा उनकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उस उनके जो लोग हैं वो पूरी तरीके से रेस से बाहर होते चले गए। लेकिन इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर में पॉलिटिकल एक्यूमेन जिसको कहते हैं, राजनीतिक एक्यूमेन, वो उसकी कमी है, वो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि लेकिन जो प्रशांत किशोर एक अगर कांग्रेस में आते हैं और उनको कोई जगह मिलती है अच्छी जहां पे वो स्ट्रेटेजी की प्लान कर सकते हैं, हो सकता है वो एक बड़े एसेट के रूप में भी साबित हो। लेकिन दूसरी बात जो ये आ रही है, जो आशुतोष सर ने भी कहा कि वो बहुत फेटली एम्बिशियस लोग हैं, और वो किसी एक छोटे स्ट्रेटेजिस्ट की जो के रूप में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, और वो नहीं, इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी के साथ उनका समन्वय कभी नहीं बैठा। आप देखिए, उनकी जो उनका आईपैक भी था पहले, जहां पे वो चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी की ब्रांड बिल्डिंग करते थे, नेताओं की ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, वो सफल कहाँ हुए? सफल उन्हीं पार्टी के साथ हुए, उन्हीं पार्टीज के साथ हुए जो सेंट्रलाइज तरीके से काम करती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, जो बीजेपी की तरीके से कि हाँ मोदी जी ने कह दिया तो वही होगा, अरविंद केजरीवाल ने जो कह दिया तृणमूल कांग्रेस ने, उसी तरीके से वाईएसआर जगन रेड्डी का भी कैंपेन उन्होंने काफी अच्छा किया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वाईएसआर रेड्डी हार गए। लेकिन वो ऐसी पार्टीज के साथ प्रशांत किशोर अच्छी जगह में एक रहते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस, जहां एआईसीसी है, काफी ज्यादा सत्रप्स है, काफी रीजनल लीडरशिप्स है, जिनका एक संगठन एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है, वहां पर प्रशांत किशोर को का रोल कैसे रहेगा, किस तरीके से हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। और वो कांग्रेस पार्टी में उनकी एक भूमिका किस तरीके से मुझे अभी तक साफ तौर पर नजर नहीं आ लेकिन आप ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनका इस्तेमाल कर सकती है। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो आपकी नजर में ये एक अच्छी बात होगी, क्या आप ये कह रहे हैं? अगर अगर उनको एक स्वाधीन तरीके से एक डिसीजन मेकिंग रोल पर दिया जाए, तो कुछ दिनों तक तो कांग्रेस पार्टी अभी जिस हालत में है, जहां देख रहे हैं कि वो चुनाव के प्रक्रिया में खास करके हिंदी राज्यों में एक अपना कोहेरेंट
आइडियोलॉजिकल नैरेटिव भी सामने नहीं लेके खड़ा कर पा रही है, जहां एक कैंपेन उतार नहीं पा रही है, उन सब चीजों में प्रशांत किशोर का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे वो चुनाव जीते या हारे, मगर एक कोहेरेंट कैंपेन नैरेटिव वो सामने ले आते हैं, एक ब्रांड बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, जो आजकल के राजनीतिक अखाड़े में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वैसे में कांग्रेस के लिए वो एसेट ही साबित होंगे अगर उनकी भूमिका तय हो। लेकिन अगर प्रशांत किशोर के खिलाफ है कि वो आते के साथ ही वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं, तो शायद उनकी आगे और सवाल ये भी पैदा होता है, आशुतोष, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, सवाल ये भी पैदा होता है कि एक पूरा माहौल हो जाएगा शक और शुबे का कि आखिर प्रशांत किशोर किस तरफ से खेल रहे हैं। प्रशांत किशोर को आप पसंद करें ना करें, लेकिन आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ ये बात भी सच है, दूसरी बात एक ऐसे व्यक्ति की बन गई है प्रशांत किशोर की जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन यकीन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन करते हैं, पहली बात तो उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर, और अजय की इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं जो ये कह रहे हैं कि ब्रांड बिल्डिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ब्रांड बिल्डिंग क्या एक स्ट्रेटेजिस्ट आके कर सकता है, या फिर वही हजारों करोड़ खर्च करके टीवी चैनल और अखबारों को खरीदा जाना जरूरी है और फिल्में भी बनानी चाहिए? देखिए आरफा, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये कहना कि उनकी कोई विचारधारा नहीं, वो आइडियोलॉजी लेस पर्सन है। वो मोदी के साथ भी कंफर्टेबल है, वो ममता बनर्जी के साथ भी कंफर्टेबल है, वो स्टालिन के साथ भी कंफर्टेबल है, कांग्रेस के साथ भी कंफर्टेबल है, और अरविंद केजरीवाल के साथ भी कंफर्टेबल है। तो उनकी विचारधारा है क्या? दूसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नरेंद्र मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो आदमी नरेंद्र मोदी के साथ रहता है वो लंबे समय तक उनके साथ रहता है। अगर आप उनकी टीम को देख ले तो करीब 15-16 साल, 17 साल, 18 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी अपने अपने लोगों को छोड़ते नहीं है, और उनके साथ जो जुड़े होते हैं वो भी उनको छोड़ते नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि प्रशांत किशोर 2014 चुनाव के बाद वहां टिक नहीं पाए? ऐसी कौन सी बात है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब तो खैर खुद प्रशांत किशोर ही देंगे, लेकिन फिर उनका वहां न टिकना, उसके बाद उनका ममता बनर्जी के, नीतीश कुमार के पास जाना, और वहां वो लगभग पार्टी के उत्तराधिकारी घोषित हो चुके थे। वो अपने आप को पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करने लगे थे। ममता बनर्जी के पास वहां भी नहीं टिके, वो फिर ममता बनर्जी के पास गए, और मुझे अच्छी तरीके से आती, क्योंकि उनके एक बड़े करीबी आदमी ने मुझसे कहा था कि ममता बनर्जी सुबह उठ के रोज प्रशांत किशोर से बातचीत करती है और बिना उनसे कोई फैसला नहीं करती। वहां भी वो नहीं टिक पाए। तो और मैं अपना व्यक्तिगत अगर आम आदमी पार्टी के अनुभव के बारे में बात करूं, तो जो मेरा परसेप्शन उनके बारे में है वो ये है कि जो मैंने कहा, फेटली एम्बिशियस आदमी है और पूरी तरीके से सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। ऐसा आदमी पॉलिटिक्स में तभी कामयाब होता है जब वो फिनोमिनली पॉपुलर हो। ऐसा आदमी कभी संगठन को जमीन से स्क्रैच से बिल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि और जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यूज दिए बिहार विधानसभा के चुनाव, और जो उनका बहुत ही एग्रेसिव एरोगेंट जो परसेप्शन उनका दिखाई पड़ा, जिस तरीके से पत्रकारों को स्नैप कर रहे थे, जिस तरीके से पत्रकारों से डील कर रहे थे, आई वाज ड्रेडिंग अगर मैं होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, कि क्या कोई पत्रकार इस तरीके से अपमानित होकर भी अपमान झेल सकता है और जवाब ना दे। तो इसलिए मैंने ये कहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट होंगे या नहीं होंगे, मैं इस बारे में फिलहाल आई विल कीप माय माउथ शट। लेकिन उनके लिए अब कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जिसके आधार पर वो बार्गेन कर सके। उनकी नेगोशिएटिंग पावर बहुत कम हो चुकी है। नाउ ही इज नेगोशिएटिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस, और नेगोशिएशन में बिना नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस, तब उनके लिए अवसर बहुत कम होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बातचीत जरूर हुई होगी प्रियंका और उनके बीच, और हुई है, लेकिन क्या वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की पोजीशन में आएंगे? अगर मान लीजिए कोई बात बनती भी है, या पार्टी के महासचिव के तौर पर वहां काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़े सवाल है। जहां तक ब्रांड बिल्डिंग का प्रश्न, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ब्रांड तभी होता है जब जिसकी आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं वो अपने आप में कम से कम उसके अंदर कुछ तो कंटेंट हो। बिना कंटेंट के आप किसी ब्रांड को बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बना सकते। और इसका क्लासिक एग्जांपल ये है, टाटा ने जिस तरीके से नैनो की ब्रांडिंग की, वो टाटा के हिस्ट्री का सबसे खराब प्रोडक्ट साबित हुआ और फेल हो गया बुरी तरीके से, जबकि उससे ज्यादा मार्केटिंग किसी और कार की नहीं हुई थी। तो आप एक खराब प्रोडक्ट को बहुत अच्छी ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट अच्छा है
तो उसके लिए बहुत ज्यादा ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं हो सकती। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकली कुछ ठीक रास्ते पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके बारे में जो परसेप्शन आज से कुछ साल पहले था, उसमें कमजोरी दिखाई पड़ती है। हम ये ना माने कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोज प्रचार चलता है, अरे राहुल गांधी तो खत्म हो गए, बिहार चुनाव सारी जिम्मेदारी, ये इसको थोड़ा सा माइनस कर दें। लेकिन आई थिंक कांग्रेस इज ऑन द राइट ट्रैक। आइडियोलॉजी अब उनकी क्लियर होती जा रही है और चुनाव जीतना हारना एक अलग तरीके का प्रश्न है। बिल्कुल, आइडियोलॉजी तो अपने प्लेस में है, लेकिन स्ट्रेटजी कहाँ है, ये भी तो अहम बात है। अजय, जिस पोजीशन ऑफ वीकनेस की बात कर रहे हैं आशुतोष, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस तो अभी कांग्रेस की भी है। दोनों के बीच एक ही बात कॉमन है, और यही मेरा आखिरी सवाल भी है कि सबसे बड़ी बात तो आप कह रहे हैं कि इस तरह की आइडियोलॉजी इन प्लेस है, लेकिन उनके प्रशांत किशोर के आने से वो आइडियोलॉजी इन प्लेस रहेगी या नहीं। सबसे बड़ी बात तो वही है कि वो एक आइडियोलॉजी लेस जो है नेता है। इनफैक्ट मैं उन पत्रकारों में शामिल हूँ जिनको आशुतोष कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरव्यू किया प्रशांत किशोर का। मैंने भी जाके दरभंगा में उनका इंटरव्यू किया था, समस्तीपुर में, और मैंने उनसे ये तमाम सवाल भी पूछे जिसका उन्होंने जिक्र किया कि उनके लिए कोई रास्ता वापस नहीं जाता। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप पे विश्वास कैसे किया जा सकता है, पहले आप यूएन में काम करते थे, उसके बाद आप जो है स्ट्रेटेजिस्ट बन गए, अब आप पॉलिटिशियन बन गए। तो उनका सब जवाब सीधा ये था कि मैं अपने जिंदगी को काल खंडों में देखता हूँ, 10 साल यूनाइटेड नेशन, 10 साल स्ट्रेटेजिस्ट और 10 साल में पॉलिटिक्स को दूंगा। तो इस जवाब से तो पता चलता है, अगर वो टिके रहते हैं जवाब पे, तो इस जवाब से तो पता चलता है कि देयर इज नो गोइंग बैक। जी, आरफा मतलब वो है तो प्रशांत किशोर काफ़ी आर्टिकुलेट और अपने सवालों का बहुत ही चालाकी से जवाब देते हैं। लेकिन उनकी जो पूरी छवि है, वो इसीलिए आइडियोलॉजी लेस बन गई क्योंकि जैसा आपने कहा पहले मोदी जी के साथ थे, फिर बाद में जदयू के साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ आ गए, फिर उसके बाद खुद की पार्टी बनाई और बीच में कांग्रेस। तो एक मर्सिनरी का जो रोल है वो पॉलिटिक्स में कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर पिछले जब से जन स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई है और तो उस अपनी जो पुरानी छवि है उसको किसी तरीके से उस धूमिल करने की कोशिश उन्होंने की है और लगातार एक वेलफेयर और एक लार्जर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एजेंडा को लेकर वो बात कर रहे हैं। अब उनको जब लेकिन वो जो जिन चीजों को उन्होंने उठाया है, मुझे लगता है आज कांग्रेस एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी उन मुद्दों को और उस तरीके से उठाना चाहिए क्योंकि बीजेपी जो सरकार में है वो इन सारे मुद्दों को बिल्कुल ही नहीं उठा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो पब्लिक एजुकेशन का हो, चाहे वो पलायन का हो, चाहे वो गरीबी का हो। तो ऑपोजिशन पार्टी की हैसियत से अगर एजेंडा सेट किस तरीके से किया गया करना चाहिए तो वो बिहार में मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने, चाहे वो सोशल ग्राउंड में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, ग्राउंड में कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया और अपने जो यात्रा के दौरान उन्होंने जो मुद्दे उठाए उससे उन्होंने एक एजेंडा सेट किया। ऐसा एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया कि आज इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, उनको लगता है कि जो ऐसा हो गया कि प्रशांत किशोर वो सारे जो मुद्दे हमें उठाने चाहिए थे वो उठाकर ले गए और उसकी वजह से ऑपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन, वो कमजोर हो गई। तो उसमें भी उनको एक तरीके से मर्सिनरी की तरीके से देखा जा रहा है कि जो गुस्सा था बिहार का गुस्सा वो प्रशांत किशोर ने निकल के मुद्दे और हमारी तरफ वोट नहीं आया। आज समीक्षा ऐसे हो रही है बिहार के चुनाव के महागठबंधन में। अजय, समय समाप्त हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष और जो है दोनों का। आपका अभी इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए रोता है क्या। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।